हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही धमाकेदार होंगे और क्लास 10th की स्टडी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का अब सिलेबस बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि 2 टर्म में आपका सिलेबस आना है, टर्म 1 और टर्म 2। और सीबीएसई ने अभी जस्ट आपका टर्म 1 का एक सैंपल पेपर साइंस का उसने अपलोड कर दिया है, जिसका केमिस्ट्री वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, यानी अंकित सर। आपके बायो और फिजिक्स वाला पार्ट बायो वाले सर करेंगे और फिजिक्स वाला पार्ट फिजिक्स वाले सर करेंगे। सो डोंट वरी, यदि यहां पे कहीं भी इन बिटवीन क्वेश्चन छूटे हुए हैं तो आप समझ जाना है वो या फिर बायो का क्वेश्चन होगा या आपके फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। तो हम एक एक सेक्शन करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए भी सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी भी सॉल्व करेंगे, सेक्शन सी भी सॉल्व करेंगे। और यदि हम बात करें सेक्शन ए में तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, अ कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस। और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 20 क्वेश्चन, मतलब 24 में से सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, थोड़े सिलेबस के बारे में भी रिमाइंड करा देता हूं। आपके सिर्फ 3 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एंड थर्ड चैप्टर है आपका सिंपल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यही है और बहुत आसान है। हमने इनके एमसीक्यू की वीडियो भी बना रखी है, हमने इनके एसर्शन रीजन की वीडियो भी बना रखी है, हमने इनकी केस स्टडी की वीडियो भी बना रखी है। बिल्कुल हर एक चैप्टर की सेपरेट वीडियोज आपको मिल जाएंगी। सो डोंट वरी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का ये लेक्चर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है भाई, रीमा ने लेड नाइट्रेट ले लिया, कितना? 5 ml। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ? सॉल्यूशन इन ए बीकर, ठीक है, बीकर में ले लिया। मैं ले लेता हूं, बीकर भी ले लेता हूं यहां पे, और लेड नाइट्रेट भी ले लेता हूं 5 ml। अब देखो अब क्या हुआ, 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, उसने क्या डाल दिया इसमें? 4 ml जो था वो पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा। अब बोल रहा है व्हाट वुड वी सी ऑब्जर्व। ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व इसमें किया? तो ध्यान से समझना, कितना आसान क्वेश्चन है। यदि लेड नाइट्रेट लिया है, यदि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन उसने पोटेशियम आयोडाइड से कराई है, आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये भी एक उसी का एग्जांपल है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो PbI2 मिलेगा, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड आयोडाइड का, जो कि आपको येलो कलर का होगा। कैसा होगा? येलो कलर का। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो दूसरा यहाँ पे मिलेगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बस सिंपल हो गया। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है पहला, द सॉल्यूशन टर्न रेड। नहीं भाई, सॉल्यूशन रेड तो टर्न नहीं होगा। सिंपल येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, बिल्कुल बात सही है। तो बी आंसर आपका सही हो गया। सी ऑप्शन लिखा हुआ व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, नहीं भाई। द रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट, नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल आपका बी आंसर होगा। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में कराए हैं और यही क्वेश्चन आपके आई होप यहां भी आ गए। जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको ये बात पता है। तो देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम आ गया है और बहुत फेमस रिएक्शन थी आपकी, यदि आपको याद हो तो। देखो आइडेंटिफाई गैस ए फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। देखो यहां पे क्या होता है, सिंपल आपकी मेटल होती है, ठीक है। मेटल की रिएक्शन आप किससे कराते हो? मेटल की रिएक्शन आप एसिड से कराते हो। तो आपको मैं बता दूं, पॉपअप साउंड में क्या मिलता है आपको? यहाँ पे एक तो सॉल्ट मिलता है, प्लस पॉपअप साउंड में आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर है। ना ऑक्सीजन आंसर होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी आंसर हो जाएगा। तो चलो भाई आंसर चेक करते हैं। तो आंसर क्या दिया हुआ है? बी आंसर दिया हुआ है। याद रखना इस बात को, पॉपअप साउंड में मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है?
तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, ध्यान समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। ठीक है भाई, दो कॉम्बिनेशन करेक्ट बताना है। लिखा हुआ है यहां पे, मेटल की रिएक्शन आपने जब डाइल्यूट HCl से कराया तो आपको क्या मिला, मेटल सॉल्ट मिला प्लस गैस मिली। ठीक है भाई, अभी हमने बताया था मेटल की रिएक्शन ऑफ गैस कौन सी मिलेगी, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहां भी यही खेल हो रहा है। यदि हम देखें सिंपल, तो कॉपर, यदि हम कॉपर की बात करें तो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिंपल, कॉपर तो नहीं होगा, ये तो गलत लिखा हुआ है। गैस, कॉपर के केस में गैस इवॉल्व ही नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी उसकी हाइड्रोजन से कम होती है। सिंपल सी हम बात बताएं। ठीक है, अच्छा दूसरा आयरन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यदि आप आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा प्लस गैस भी मिलेगी। बिल्कुल बात सही है, ये बात तो सही है। ठीक है, सेकंड वाला। अब लिखा हुआ डी, सॉरी थर्ड, मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम नो लिखा हुआ, मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर देता, हाइड्रोजन गैस देता, तो लेकिन ये भी आपका गलत है ना। तो ये तो क्योंकि नो लिखा हुआ नहीं, ये तो गलत है। अच्छा जिंक, जिंक क्या होता है, जिंक, यदि जिंक की भी रिएक्शन आप HCl से कराओगे तो यहां भी क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा प्लस गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि आप यहां पे आंसर देखोगे तो आपका जो मैच है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो सेकंड वाला है और फोर्थ वाला है। तो सेकंड एंड फोर्थ देख लो, कहां ऑप्शन में, पहला वाले में नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं है, तीसरे वाले ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड नहीं है, डी ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप यहां पे आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, आपका डी आ रहा है, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बोले तो आप बोल सकते हैं यहां पे बैलेंस किसे बोलेंगे, नंबर 1 बात की बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो नंबर 1 बात है इसमें, याद रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट, या हम बात करें ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, बराबर ही होंगे। ठीक है, अच्छा, या आप ऐसे बोल सकते हो, जो टोटल मास होगा, टोटल मास इज कंजर्व इन ए रिएक्शन। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, या आप एक बात और लिख सकते हो, आप बात करें मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो देख लो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट देख ले, यहां पे पहला वाला देखते हैं, एक Fe यहां पे है, 3 Fe यहां पे, भाई बैलेंस ही नहीं है। जब Fe बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कहां से होगा। ठीक है, दूसरा 3 Fe यहां पे है, 3 Fe यहां पे, बिल्कुल सही है। अच्छा 4 ऑक्सीजन यहां पे, 4 ऑक्सीजन यहां पे, बिल्कुल सही है। 8 हाइड्रोजन यहां आ रहा है, 8 हाइड्रोजन यहां, बी तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। मतलब बी क्या आपका रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है, सिंपल से। अच्छा अब हम सी की बात करें, 3 Fe 3 Fe, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4, नहीं ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखो 3 Fe 3 Fe, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 8, ये भी बैलेंस नहीं है। तो सिर्फ बैलेंस वाली कौन सी थी, बैलेंस यहाँ पे थी सिंपल बी वाली, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट के और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट के क्या थे, सेम थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर बी आपका हो जाएगा, और हमारा भी आंसर यही आया था। तो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी डाउट आ रहा है, तो आप वीडियो को बार बार देखें, जब तक देखें तब तक कि क्लियर ना हो जाए, टेंशन नहीं लेना। चलो भाई अगले हम धमाकेदार क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको लग रहा है ग्राफ दे दिया, जो कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, एसिड प्लस बेस, अल्कली मतलब क्या होते हैं, बेसी होते हैं, एसिड प्लस बेस, तो क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। ठीक है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी एड एक्सेस ऑफ एडिड
टू एन अल्कली। ठीक है भाई, एक्सेस ऑफ एडेड ले लिया हमने, सिंपल अल्कली को ऐड कर दिया। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, एक बात बताना, जैसे मान लो आपको पीएच लिखा है, ठीक है, तो पीएच इक्वल टू आपको पता है एक बात, 7 पे क्या होता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, ठीक है, और पीएच इज ग्रेटर देन 7 पे क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, और पीएच इज लेस देन 7 पे क्या होता है, पीएच इज लेस देन 7 जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, तो आपको पता है। अब एक बात बताओ, जब आपने पहले रिएक्शन कराई एसिड और बेस की, तो इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको पता है। अच्छा, अब एक बात बताना सिंपल सा, जैसे मान लो एक बीकर था, हमने पहले एसिड डाला, ठीक है, उतना ही हमने बेस डाला, ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा एसिड डालते चले जा रहे हैं, जब बताओ एसिड हम डालते चले जा रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या हो जाएगा, बात वो एसिडिक मीडियम ही तो हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें एसिड मिलाते जा रहे हैं। जब हम एसिड मिलाते जा रहे हैं तो एक बात बताओ, तो मतलब एसिड मिलाते तो पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7, जब पीएच लेस देन 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो देख लो यहाँ पे आपको पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एसिड में दिया गया है। तो एक बात बताओ, यदि 7 से ऊपर वाली बात करें तो ये क्या है, ये बेस का कर्व है, ठीक है, ये कौन सा कर्व है, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, और पीएच लेस देन 7 ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो कर्व होगा ये आपका सिंपल एसिड का होगा, ठीक है, यही होगा। अच्छा, अब ये किसकी बात कर रहा है, पीएच इज लेस देन 7, तो पीएच इज लेस देन 7 कहां पे, डी पॉइंट पे, तो डी क्या है, एसिडिक पॉइंट है, वही हमें देखना था, तो मीडियम क्या हो गया, सिंपल डी वाला हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी का डी आंसर हो गया। तो आप आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ गया बच्चा, सिंपल डी आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन, जो लग रहा है आपको बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ध्यान समझना। जैसे लिखा हुआ है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट, ठीक है भाई, रिएक्शन ऑफ आयरन है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आपने आयरन से करा दी, ठीक है, तो क्या मिला आपको, Cu प्लस FeSO4 मिल गया, ठीक है, यही हुआ। अच्छा, विच ऑप्शन इज द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बात ध्यान रखना, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यदि हम यहाँ पे देखें तो कॉपर आयरन का कितना है, जो इस आयरन पे चार्ज है, या हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसी का क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन भी और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है खुद, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो सिंपल एफ ही होगा दोनों में। तो यदि हम आंसर देखें एफ ही देख लो, तो देखो सिंपल यहाँ पे एफ ही क्या हो रहा है, खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद ही रिड्यूस हो, जब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी का क्या, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो दोनों देख लो एफ ही, यहाँ भी एफ ही, यहाँ भी एफ ही, यही बात सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, है ना, ये आपके बी सी डी तो गलत है, तो सिंपल आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। तो आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है, ए आंसर दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान समझना, लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। देखो भाई, जब आप कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ठीक है ना, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, आपको सिंपल कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। अब वो बात अलग है कि कॉपर यदि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो सिंपल आपको क्या मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा, और क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu+2 हुआ तो क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलेगा, ये बात अलग है। लेकिन चलो अभी आप इतना याद रख लो, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। यदि आप देखेंगे तो दो सब्सटेंस हैं, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं या सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है,
अच्छा सी आंसर तो हो गया। यदि मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाता जैसे लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं? वो है खेल ताकत का, मेटल की रिएक्टिविटी का। जितनी ज्यादा मेटल की रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, अपने लोअर रिएक्टिविटी वाले मेटल को आसानी से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? सिंगल सब्सटेंस होता है, उसको आप ब्रेक डाउन कर लेते हो मोर देन टू और मोर देन सिंपल सब्सटेंस में क्या कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, उससे क्या बोलते हो, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हो। तो हमने यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल दिया। डी लिखा हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, आयंस का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बता दिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, सी आ रहा था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पेरेंट एसिड है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे जो बेस है वो आपको है एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल आप एक बात ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट किसे बोलते हैं, CaCO3 को बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल का, ठीक है। यदि अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलना है तो कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, यदि हम कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है, किससे कराएंगे, CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं बोलो, सिलेक्ट लाइम, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, तो यही मिल गया, ठीक है ना। या इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लो भाई, पहला एसिड क्या है, पेरेंट एसिड H2CO3 हो गया और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। तो आप आंसर भी देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दें खुद से और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, लिखा हुआ है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे बचाएंगे फ्रॉम द हीट जनरेटेड व्हाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। जब आपको डाइल्यूट करना है कंसंट्रेटेड एसिड को, तब आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप कंसंट्रेटेड एसिड में, जैसे मान लो एसिड है, एसिड में आप वाटर को ऐड नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। यदि आप ऐसा करेंगे तो हीट क्या होती है, बहुत तेजी से जनरेट होती है और क्या स्प्रेड आउट, मतलब बीकर्स वगैरह टूट भी सकते हैं आपके, और जो बंदा वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वहां पे ट्रेजेडी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। अब होता क्या है, अब यहां पे जैसे मान लो आपने वाटर लिया, ठीक है, अब वाटर में आपको एसिड को ऐड करना है। जब आप एसिड को ऐड करते हैं तो बहुत ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ड्रॉप वाइज, और ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं और सिंपल यहां पे क्या करते रहते हैं, इसको स्टिर करते रहते हैं बहुत तेजी से, क्या करते रहते हैं, स्टिर करते रहते हैं बहुत तेज, कांस्टेंट, ठीक है ना। इससे क्या, क्योंकि आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट क्या होती जाएगी, निकलती जाएगी तेजी से, एक जगह ऐसे इकट्ठा नहीं होगा, सिंपल से ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो स्टिर होता जाएगा, ये बात क्लियर। तो यहां पे आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा एसिड को वाटर में मिक्स करते, वो भी ड्रॉप वाइज, वो भी कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो ये क्या आएगा, बाई एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, एड बाई एडिंग वाटर टू एसिड, नहीं, वाटर टू एसिड तो करते ही नहीं है। बाई एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाई बेस, नहीं भाई। बाई एडिंग बेस टू एसिड विद कांस्टेंट, नहीं भाई, ये भी नहीं होता है। तो सिंपल ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि यदि बेस टू ऐड करोगे, आप एसिड में ऐड करोगे बेस को, तो सिंपल आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे जो आंसर है आपका सिंपल डाइल्यूशन का, वो आंसर है आपका ए वाला, ठीक है। आप एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वो भी कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है सेक्शन ए का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा वो सेक्शन बी स्टार्ट होगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। देखो यदि हम बात करें तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं इसको तो वेरीफाई नहीं करना है। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नहीं भाई। फिर नेक्स्ट लिखा टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको यहां पे वेरीफाई करना होता है जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, सिंपल कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है इसमें क्या होता है, टोटल मास जो होता है वो क्या होता है आपका कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व होता है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, सिंपल सी आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी आंसर आ गया। तो आई होप आपको सेक्शन ए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सिंपल सेक्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पे यदि हम बात करें सिंपल आपके कितने होंगे बोलो, 24 क्वेश्चन होंगे। बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन है ना, 25 टू 48। ठीक है, अब आपको अटेम्प्ट करने होंगे सिंपल यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन को। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर चेंजेस दिख रहे होंगे, ठीक है ना, जैसे मान लो 10 आ गया, 9 आ गया, चलो शुरू के 10 हो गए। अब आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर डिफरेंस मिलेंगे। तो आप समझ जाना वहां पे कि आपके किसके क्वेश्चंस आ गए, बोलो आपके बायो और फिजिक्स के क्वेश्चंस आ गए। तो बायो के क्वेश्चंस बायो वाले सर एक्सप्लेन करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस फिजिक्स वाले सर आपके एक्सप्लेन करेंगे, केमिस्ट्री क्वेश्चंस यानी मैं आपका अंकित सर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो ध्यान समझना, लिखा हुआ है यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन समझते हो किसे बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, लाइमस्टोन बोलते हैं। जब हम लाइमस्टोन को क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करोगे तो आप हीट दोगे, है ना। और आपको पता है दो तरीके से होता है, आपको एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक एक्सोथर्मिक। यदि हीट एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एंडो मीन सिंपल इन थर्मिक में थर्मल, सिंपल हमें एनर्जी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर है। तो जब आपको इसको हीट दे रहे हो मतलब ये ब्रेक डाउन होगा, तो उसके लिए क्या देनी होगी, आपको एनर्जी देनी होगी। तो यदि आप बात करेंगे तो जो पहला स्टेप होगा यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगा। अब आपको जैसे ऑक्साइड मिला, आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, आपने इसकी रिएक्शन वाटर से करा दी। तो कैल्शियम ऑक्साइड की आपने जैसी वाटर से रिएक्शन कराई, CaOH का होल ट्वाइस मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोलते हैं हम सिलेक्ट लाइन। ठीक है, ये बात क्लियर। तो बस ये कैसा होगा, ये आपका एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो बस अब आप देख लो, एक्सोथर्मिक मतलब हीट यहां पे क्या होगी, रिलीज होगी। अब जब हीट रिलीज होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, और इन मतलब हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो उसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। अब देखो दो तरीके की रिएक्शन होती है, हमने पढ़ाया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दोनों बता दिया। अब ध्यान समझना, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। यदि यहां पे बात आ रही है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है। अच्छा दूसरा क्या है, यहाँ पे एंडोथर्मिक तो गलत ही है, तो भाई ये तो है ही नहीं, एंडोथर्मिक है। दूसरे में बी ऑप्शन में एक्सोथर्मिक, हाँ सही, एंडोथर्मिक पहला स्टेप बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सोथर्मिक सेकंड स्टेप नहीं भाई, ये तो गलत है, वो भी एक्सोथर्मिक है ना, सही होना चाहिए था। दोनों ही सही है, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक है। तो ये वाला कौन सा एंडोथर्मिक और ये वाला कौन सा एक्सोथर्मिक, सिंपल सी बात है। तो यदि हम बात करें सी वाले में, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों में टिक लगा हुआ है, पहला स्टेप एंडोथर्मिक, दूसरा स्टेप एक्सोथर्मिक, बिल्कुल बात सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सिंपल आंसर आपका सी हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट। तो क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन आयन हाईएस्ट होंगे, तो हाईएस्ट कब होंगे। देखो सिंपल आपको मैं बता दूं, हम पीएच देखते हैं, पीएच जितना ज्यादा होगा उतनी कम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा।
क्योंकि क्या होता है सिंपल, आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच जितनी कम उतनी ज्यादा एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, और जितना ज्यादा पीएच उतनी कम एच प्लस आयन, सिंपल सी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ, तो देखो जो सबसे जो रेड वाला है वो पार्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो सबसे कम। तो सबसे कम मतलब यहाँ पे पीएच क्या आपका 1 के समथिंग है, पीएच आपका अप्रोक्सीमेट 1 के समथिंग है, और जब 1 के समथिंग है तो सबसे कम पीएच यहीं पे। जब पीएच कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा होगा तो सिंपल क्या हो जाएगा आंसर, देखो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2002 में पूछा गया था, तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, किस ईयर में हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मिला, वो आपका 2002 में मिला। कब मिला, 2002 में। तो समझो यहाँ पे एसिडिक रेन के वैल्यू बता रहा है, सिंपल ध्यान रखना। ठीक है, ये बात क्लियर। तो देखो यहाँ पे आंसर देखेंगे तो आंसर आपका ए हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, तो ध्यान समझना। लिखा हुआ है द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है भाई, मेटल और डाइल्यूट एसिड की यदि आप रिएक्शन कराओगे तो आपको ही पता है, डाइल्यूट एसिड तो आपको भी पता है, सिंपल सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। तो देखो यदि हम टेस्ट ट्यूब बी में हम यदि देखते हैं सिंपल, तो देखो क्या हो रहा है, आप यहां पे जो मैग्नीशियम है वो फ्लोट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। क्यों फ्लोट कर रहा होता है, ध्यान समझना, क्योंकि सिंपल क्यों कर रहा होता है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन गैस की वजह से, ठीक है, जो जैसे आपने मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराया या एसिड से कराया तो सॉल्ट मिला, प्लस हाइड्रोजन की वजह से वो मेटल क्या करने, फ्लोट करने लगती है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल आंसर आपका बी हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ भी है Mg रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विच हेल्प इन फ्लोटिंग, जो हेल्प करता है उसको फ्लोटिंग करने में, जो फ्लोट कर रहा है यहाँ पे देख भी सकते हो। तो आंसर क्या होगा, सिंपल बी हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस तो प्रोड्यूस ही नहीं होती है, ठीक है, हाइड्रोजन होती है ना, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, तो सीधे सीधे गलत हो रहा है, ना CO2 ना नाइट्रोजन, तो C और D तो हो ही नहीं सकता है, जो है वो सिंपल आपका बी ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन गैस। इस बात का ध्यान रखना। तो चलो भाई आंसर देख देते हैं, आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका बी हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो ध्यान समझना। लिखा हुआ है द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस A B C एंड D। ठीक है भाई, सब्सटेंस दे दिया, मेल्टिंग पॉइंट दे दिए उनके। ठीक है, अब उसने बोला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे दी सॉलिड की और सिंपल लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन की। ठीक है भाई, अब बोला आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंस। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल रहा है, यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल रहा है तो एक बात तो पता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते हैं, फ्री आयंस नहीं होते हैं। जब इनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, आयनिक कंपाउंड यदि मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन में हो, किसमें हो, एक्वस सॉल्यूशन में, सिंपल उस केस में क्या करेंगे बोलो, उस केस में ये क्या करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उस केस में आपको फ्री आयंस मिल जाते हैं। तो देखो यदि हम यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा हुआ है ना, यहां पे सॉलिड लिखा हुआ है, नहीं भाई गुड तो हो ही नहीं सकता सॉलिड में आयनिक। अच्छा पुअर, बिल्कुल सही बात है, पुअर बिल्कुल सही बात है, पुअर मतलब 3 ऑप्शन तो सही हो सकते हैं, बी सी डी। अब चलो हम देख लेते हैं, सी बी आपका इसके अकॉर्डिंग तो सही। अब डी देखते हैं, लिक्विड में देखते हैं, लिक्विड में गुड है, सही है, ये तो गलत ही हो गया, लिक्विड में गुड है बिल्कुल सही है, लिक्विड में पुअर लिखा हुआ नहीं, ये आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे वो कौन से होंगे, यदि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे,
तो आपके बी और सी होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और सॉलिड स्टेट में पुअर होंगे। तो देख लो बी और सी आंसर देख लो, सिंपल क्या हो गया, बी आंसर हो गया। तो आप आंसर भी देख सकते हैं, बी आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन ए व्हाइट शर्ट, ठीक है भाई, उसके ऊपर क्या आपकी करी गिर गई व्हाइट शर्ट पे, बिकम्स रेडिश, वो कैसी होगी, रेडिश हो गई, ठीक है ना। ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब, जैसे ही आपने उसने क्या किया, सोप को उस पर स्क्रब किया, वैसे ही वो क्या हुई, टी शर्ट आपकी रेडिश ब्राउन हो गई। अब क्या हुआ, बट इट टर्न्स येलो अगेन, वो थोड़े टाइम बाद फिर से टर्न्स हो गई येलो में, व्हेन द शर्ट इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर, फिर हमने क्या किया, बहुत सारे पानी से उस शर्ट को वॉश किया तो फिर से वो येलो हो गई। अब बोल रहा है यहाँ पे व्हाट माइट बी द रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई, बता देते हैं ऑब्जर्वेशन। पहले लिखा हुआ सोप इज एसिडिक इन नेचर, नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है। सोप जो होते हैं आपके सिंपल सोप जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो सोप बेसिक हो गया, मतलब सेकंड वाला तो सही है। अब थर्ड लिखा हुआ है टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंट इन बेसिस, ठीक है भाई, मतलब देखो क्या बोल रहा है, जो आपका सिंपल टर्मरिक यानी हल्दी होता है वो कैसा होता है, वो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि देता है रेडिश टिंज इन बेसिस, बेसिस से जैसी रिएक्ट करेगा वो रेडिश कर देगा, सिंपल रेडिश कलर दे देगा हल्का सा। अब देखो फोर्थ ऑप्शन टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन एसिड, नहीं भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो सिंपल आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड और थर्ड सही है, तो ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड सही है। देखो आपको भी पता है टर्मरिक हुआ, फिनोप्थलीन हुआ, ये सब क्या इंडिकेटर है, लेकिन टर्मरिक आपका कैसा होता है, नेचुरल इंडिकेटर। फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं सिंपल मैन मेड या लेबोरेटरी इंडिकेटर, सिंपल यही होते हैं। और आपको एक बात ये भी पता है सिंपल इंडिकेटर किस लिए यूज होते हैं, जो हमें एसिड और बेस का डिस्टिंग्विश करके बताते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ये बात क्लियर। तो अब हम आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, सिंपल आंसर बी दिया हुआ है, और हमारा भी आंसर क्या आया था, बी आया था। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो, ठीक है भाई, आपको बल्ब ग्लो कराना है। तो जो बल्ब ग्लो कराना है तो देखो यहाँ पे हमने HCl लिया, लाइम वाटर लिया, यही सब ले रहे हैं ना, यहाँ पे हमने एल्कोहल एंड वाटर लिया, यहाँ पे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया। तो देखो ध्यान समझना, यदि हम बात करें तो एक बात ध्यान रखना, यदि आपने डाइल्यूट HCl लिया तो जब HCl लिया है आपको पता है HCl ब्रेक डाउन हो H प्लस Cl माइनस में, मतलब आपको क्या मिलेंगे, फ्री आयंस मिलेंगे। और आपको पता है जब जब फ्री आयंस मिलेंगे तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो बल्ब क्या होगा, बोलो ग्लो करेगा, सिंपल सा। बोलो याद आ रहा हो बचपन में, हम लोग जब बचपन में होते थे है ना घरों में, तो लाइट चली जाती थी और जैसी लाइट आती थी भाई चिल्लाते एकदम ग्लो कर दिया, इसी तरीके से। तो यहाँ भी तालियां बज जाएंगी, देखो बल्ब ग्लो कर गया। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरे में ग्लो करेगा क्या, देखो शुगर सॉल्यूशन है, नहीं शुगर सॉल्यूशन में क्या नहीं मिलेंगे आपको, फ्री आयंस मिलेंगे ही नहीं। जब फ्री आयंस ही नहीं मिलेंगे तो क्या नहीं करेगा, बोलो, जब फ्री आयंस ही नहीं मिलेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो सेकंड वाला तो नहीं करेगा। सेम केस यहाँ भी एल्कोहल के केस में भी है, एल्कोहल के केस में भी जब आप वाटर में डालेंगे तब यहां भी आपको क्या नहीं मिलेंगे, फ्री आयंस नहीं मिलेंगे, तो सिंपल सा यहां भी बल्ब क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा, तो थर्ड वाला भी हो गया। अब डी लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप लाइम वाटर लेते हो, लाइम वाटर लोगे फिर से आपको क्या मिलेंगे, बोलो फ्री आयंस मिलेंगे, और जैसे ही आपको फ्री आयंस मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो जब बल्ब ग्लो करेगा यहाँ पे तो सिंपल फर्स्ट एंड फोर्थ के केस में क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका बी आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करता है जब आपके या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो, या फ्री आयंस हो, तभी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलो भाई आंसर देख लेते हैं, आंसर यहाँ पे बी आ गया है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और इसे बोलते हैं असर्शन रीजन। और ध्यान समझना, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ऑप्शन से याद ही होने चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और यदि आपको परफेक्ट नॉलेज है, पता है, तो आप तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है एसर्शन, ये लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड, बिल्कुल सही बात है। फ्रेश मिल्क में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं पता है, जिससे वो जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट ना हो। ये घरों में मम्मियां बहुत ज्यादा इनका यूज करती हैं, यदि आपने सुना हो, मम्मियां बहुत ज्यादा यूज करती हैं, वो केमिस्ट्री नहीं जानती है, उन्हें पता होता है कि इससे ये होता है, ठीक है, तो जो घरों में भी केमिस्ट्री होती है। अब क्या बोला, क्यों होता है, टेक्स अ लॉन्गर टाइम, तो बहुत टाइम तक आपको मिल जाता है, जिससे वो क्या कर्ड नहीं बनता। इस बात को ध्यान रखना, लॉन्गर टाइम बाद क्या होगा, वो कर्ड बनेगा, कुछ उसको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर हो, तो मतलब ये बात तो आपकी ट्रू है, ठीक है, एसर्शन तो ट्रू है। अच्छा, रीजन, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। देखो, यदि बेकिंग सोडा, यदि मान लो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, यदि ये फ्रेश मिल्क क्या करता है, पीएच को लोअर डाउन नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना, पीएच को बढ़ा देता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, लोअर डाउन नहीं करता, तो ये बात तो गलत है, ये बात तो गलत है, रीजन तो सीधा सीधा गलत है। तो यहां पे जो आंसर होगा सिंपल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जब रीजन फॉल्स ही है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आती है ना, ये बात समझ पा रहे हो ना। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका सी हो गया। तो यहां पे जब आप आंसर देखेंगे, आंसर सी आ गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी बच्चा पार्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना बहुत गौर से, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। दूसरा लिखा हुआ है एसर्शन, एसर्शन लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो, एक बात ध्यान रखना, जब आप वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट करते हैं, सिंपल डिकम्पोज करेंगे, तो ये एंडोथर्मिक नहीं होती, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। बिल्कुल, सिंगल रिएक्टेंट होता है, छोटे छोटे पार्ट में क्या रहता है, होता जाता है, वो ब्रेक डाउन होता जाता है। जब ब्रेक डाउन होता जाएगा तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आप आगे पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। अभी आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, अभी इतना ध्यान रख लो। तो सिंपल सी बात है, तो आंसर क्या है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो डिकम्पोजिशन जब भी होता है आपका वेजिटेबल मैटर का, वो आपका टुकड़ों में होता है, बिल्कुल सिंगल सब्सटेंस, धीरे 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 कम होता जाए, बस ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होता चला जाए, ठीक है। तो आपका सिंपल रीजन तो सही हो गया, एसर्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। बस आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो, अब आंसर देखेंगे, तो आंसर क्या है, सिंपल आंसर आपका यहां भी डी दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ ए फ्यू एलिमेंट विद एसिड एंड बेसिस। ठीक, कुछ एलिमेंट हैं जो रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, और क्या एवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस को एवॉल्व करते हैं। देखो, ऐसे एलिमेंट जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं हम एम्फोटेरिक एलिमेंट, जो मतलब साधु महात्मा होते हैं। सिंपल साधु महात्मा बोले तो जो मतलब एसिड से भी रिएक्ट कर लेंगे और बेस से भी रिएक्ट कर लेंगे, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो, ध्यान समझना, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम। चलो भाई, देख लेते हैं यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे एलिमेंट ए है, एसिड से रिएक्ट भी नहीं कर रहा ना बेस से, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बी लिखा हुआ है एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही, बिल्कुल बात सही है, तो बी तो सही है। अब सी, यहाँ पे एसिड से तो रिएक्ट कर रहा है, बेस से नहीं कर रहा, नहीं, वो कह रहा है दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड से भी और बेस से भी, और दोनों में क्या, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। डी ऑप्शन लिखा हुआ है, एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो बी और डी है ऑप्शन, तो आंसर देख लो बी एंड डी। तो यहां पे देखोगे बी एंड डी मिल रहा है, तो देखो क्या मिल रहा है, विच ऑफ दीज एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है,
इन्हीं को एम्फोटेरिक बताया था ना। देखो एम्फोटेरिक एलिमेंट जो होंगे वही क्या बनाएंगे, उन्हीं के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल यहां पे क्या हो गया आपका बी आंसर हो गया। तो बी आंसर अब आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 48। यहां पे सिंपल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड है। देखो केबल है, केबल मतलब केबल बनाने वाला, केबल बनाने वाला मतलब सिंपल समझ सकते हो। यहाँ पे एक बात करें तो बायर की बात कर रहा है, ठीक है, और बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी तो कंपनी के लिए वो यूजफुल होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल ये बात हो रही है। अब देखो तो सिंपल यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ही है भाई, बता दिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसे प्रॉपर्टीज ये लिखी हुई है, ठीक है। अब विच ऑफ द एबव एलिमेंट बट डिस्कार्डेड फॉर यूजेस बाय द कंपनी, ये बोल रहा है ऐसी बताओ यहाँ पे कौन से एलिमेंट है जो डिकार्डेड कर दिए जाएंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा, तो कौन से होंगे, देखो देखते हैं। मैलिएबल, बोले मैलिएबल है, बोले डब्लू तो यस है, बोले ठीक है। डक्टाइल, डब्लू यस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यस है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो आपका कंपनी ले लेगी। अच्छा प्रॉपर्टीज मैलिएबल है एक्स, नो, सिंपल सी बात है, नो है तो बिल्कुल नहीं लेगा, ठीक है, ये भी नो है नहीं लेगा। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही नहीं है, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है तो मतलब कहीं नहीं है, तो ये भी नो है तो ये भी लो है, तो ये तो नहीं होगा, तो आपका एक्स तो नहीं होगा, एक तो एक्स हो गया। ऐसी बाई, नो नो नो, लो लिखा हुआ है, नो नो लो, तो ये भी नहीं होगा, बाई भी नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो अब लिखा हुआ जेड, जेड में देखो मैलिएबल है यस, फिर आप डक्टाइल यस, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा बाकी जब इलेक्ट्रिकल केबल वायर के लिए यूज कर रहे हैं, जब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो मतलब पे नहीं है उस कंपनी के लिए, तो क्या होगा, जेड हो जाएगा। तो यहां पे यदि हम बात करें जो डिस्कार्डेड करेगा वो कौन सा करेगा, एक्स वाई जेड, बी आंसर हो जाएगा। आप यहां भी आंसर देख सकते हैं, सिंपल आंसर बी हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं सेक्शन सी, ध्यान समझना, लिखा हुआ है यहां पे, तो देखो सेक्शन सी में क्या है, सी कंसिस्ट ऑफ 3 केसेस फॉलोड बाय क्वेश्चंस, देयर आर अ टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस, कितने 12 क्वेश्चंस हैं इन दिस सेक्शन, और अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आपको 10 क्वेश्चन ही सिर्फ क्या करने, सिलेक्ट करने हैं। अब वो बात अलग है, फिजिक्स के अलग होंगे, बायोलॉजी के अलग होंगे, और केमिस्ट्री के तो मैं सॉल्व किए देता हूं सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे जनरली क्वेश्चंस आपको केस स्टडी वाले मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना, बहुत ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021 का ये पेपर है, ठीक है, न्यूज पेपर है। तो ध्यान समझना, लिखा हुआ है द सॉल्ट पैंस इन मरक्कनम, अ पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है, फ्रॉम चेन्नई, आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु। ये एक पोर्ट है सिंपल, जहां पे ये कितना 120 किलोमीटर दूर है चेन्नई से, और ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, कितना थर्ड, वो भी तमिलनाडु में है, ठीक है। चलो सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर, यहां पे क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है ऑफ सॉल्ट का फ्रॉम वाटर से, इज अ लेबोरियस प्रोसेस एंड द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड। तो देखो यहां पे याद रखना, जो सॉल्ट यहां से मिलता है वो बहुत लेबोरियस प्रोसेस होता है, और यहाँ पे जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है वो जनरली कैसे ऑब्टेन होता है, जो यूज आपको किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल की तरह, ठीक है ना, और यहाँ पे वेरियस सोडियम कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें एक बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है जो है सोडियम हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है ना, सॉरी कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा यूज्ड इन बेकिंग, इसको यूज्ड हम करते हैं बेकिंग में, यूज्ड एज एन एंटासिड, ठीक है भाई, एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी जहां आग वाग लग जाती है वहां बुझाने के लिए भी इसको यूज करते हैं, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को।
द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड, ठीक है, मास ऑफ वेरियस कंपाउंड है, ऑब्टेन हो रहे हैं व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इवापोरेटेड, जब 1 लीटर सी वाटर को आप इवापोरेट करेंगे तो कितने कंपाउंड मिलेंगे, सिंपल वेरियस कंपाउंड मिलेंगे, कितने ग्राम में मिलेंगे ये भी हम देख लेते हैं टेबल के थ्रू। जैसे लिखा हुआ है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl 28 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड कितना मिल रहा है, MgCl2 8 ग्राम मिल रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट कितना मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट, यहां पे कैल्शियम सल्फेट है तो यहां पे CaSO4 होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है, इस बात को ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4, तो ये क्या 1 ग्राम मिल रहा है। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिल रहा है, 1 ग्राम मिल रहा है। टोटल कितना है, यदि टोटल देखें सॉल्ट ऑब्टेन कितना हो रहा है आपको 45 ग्राम हो रहा है, देख लो भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं यहां पे सबसे पहले, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो वो कौन करेगा, यदि हम सिंपल सी बात करें तो यहां पे देखो, यदि हम बात करें सोडियम क्लोराइड नहीं करेगा, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं करेगा, तो वो करेगा सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, क्या करेगा, ये आपका सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। और आपको एक बात और बता दें, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी को मार्बल भी बोलते हैं, ठीक है, एक सॉल्ट भी है और मार्बल भी इसको बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आंसर देखते तो आंसर क्या आ रहा है, सिंपल आंसर सी आ रहा है, ठीक है, क्लियर, हमारा भी आंसर यही आ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ध्यान समझना, लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है भाई, आपके ग्राम पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड, ठीक है भाई, 135 ग्राम सॉलिड है, ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है भाई, इवापोरेशन कर दिया सी वाटर का, 135 ग्राम था। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, पहले हम एक चीज देखते हैं, यहां पे टेबल, यदि आप देखेंगे टोटल सॉलिड, यदि हम देखें 45 ग्राम में आपको जो मैग्नीशियम सल्फेट मिल रहा था वो 6 ग्राम मिल रहा था, ठीक है ना, तो आपको ये बात तो पता है। यदि हम बात करें यहां पे, यदि हम बात करें सिंपल 45 ग्राम, ठीक है, 45 ग्राम लेने पे कितने ग्राम मिल रहा था बोलो, क्या मैग्नीशियम सल्फेट, वो आपको मिल रहा था 6 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट, यही हो रहा था, ठीक है। अच्छा अब एक बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा सिंपल आपका 6/45, ठीक है, यही तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, तो हमें ये बताओ 135 ग्राम में कितना होगा, यदि हम 135 टोटल सॉलिड मिल रहा है, 135 ग्राम ऑफ सॉलिड, तो यहां पे जो मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा 6/45 इंटू 135, यही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 15 3 जा 45 और ये आएगा सिंपल आपका 15 9 जा 135, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो कितना आ रहा है आपका, सिंपल आ रहा है 18 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट, यही होगा, ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट, इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर देख लो, सिंपल क्या हो गया, आंसर सी हो गया 18 ग्राम। देखो यूनिटरी मेथड से कितना आसानी से हो गया, मैंने सिंपल यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है, क्लियर। तो देखो यहां पे हम आंसर देखें तो आंसर क्या है, सी है, इस बात को ध्यान रखना। 45 ग्राम सॉलिड लिया था यहाँ पे, ठीक है, तो हमने फिर 1 ग्राम सॉलिड में देखा, फिर हमने सिंपल किस में देखा, 135 ग्राम ऑफ सॉलिड में देखा, ठीक है। चलो ये बात क्लियर। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। देखो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो आप याद रखना जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं ब्रायन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्रायन सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा,
सिंपल आपका ए आंसर हो जाएगा। आप यहां पे आंसर भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखो यदि हम बात करें पीएच कितना होना चाहिए एसिड का विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए, तो उसका पीएच आपको याद ही रखना पड़ेगा। वो पीएच होना चाहिए आपका सिंपल बिटवीन 1 to 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका कॉमन सॉल्ट बन सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल, यहां पे आपका ए आंसर हो जाएगा बिटवीन 1 to 3। आप यहां भी आंसर देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया सिंपल, आपका ए आंसर हो गया। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपको ये सैंपल पेपर भी क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना यानी केमिस्ट्री का पोर्शन आपको पूरा करा दिया है। अब आपको फिजिक्स का पोर्शन और बायो का पोर्शन वो अलग मिलेगा, वो आपको दूसरे टीचर्स कराएंगे। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। कहीं भी आपको डाउट लगता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल वीडियो को बार बार देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।